Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और आज मेरे मेहमान हैं मोहम्मद आसिम ख़ान। आज हम गुफ्तगू करेंगे परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जो इमरान ख़ान का जलसा था उस हवाले से, कोई महंगाई के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जो इमरान ख़ान ने वहाँ ख़िताब किया। आसिम, इमरान ख़ान का ये कहना था कि न्यूट्रल्स ने चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया है, तो क्या कहेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में दावत दी। न्यूट्रल्स के मुतल्लक़ जो इमरान ख़ान साहब अभी जो अपनी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जलसों में और उन पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तो इमरान ख़ान साहब को जब उंगली पकड़ कर बिठाया गया था वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर, तो तब यही न्यूट्रल्स थे जिन्होंने उनको वो सारा फैसिलिटेट किया और यहाँ तक 126 दिन का धरना भी करवाया और उनको सारी वो सहूलियात भी वहाँ पे फ़राहम की ताकि नवाज़ शरीफ की हुकूमत को गिराया जा सके। तो न्यूट्रल्स का किरदार अगर आप देखें तो चलें, इमरान ख़ान साहब ने ये तो माना कि पाकिस्तान के अंदर आज भी जो सियासी फ़ैसले हैं, जो किंग मेकिंग का जो प्रोसेस है, वो न्यूट्रल्स ही करते हैं। आसिम ख़ान, आप देखें कि जब ये इमरान ख़ान को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हुकूमत उन्हें न्यूट्रल्स की मर्ज़ी से आती है, अब जब इन्होंने वो धरना दिया और ग्राउंड बनाया, इमरान ख़ान को लाने का रास्ता बनाया, तब यही न्यूट्रल्स नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ सबूतों के साथ सहाफ़ियों को वीडियोज़ दे रहे थे, बड़े बड़े आला अफसरान से मुलाकातें करा रहे थे और बता रहे ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं। तो क्या अब ये 3.5 साल में वो चोर और लुटेरे की लिस्ट से निकल गए थे? जी, चोर और लुटेरे की लिस्ट से अभी आप ये देखें कि ये सारी सूरत हाल जो आपके सामने है, न्यूट्रल्स भी असल में किसी के हुक्म के ताबे हैं और वो बैरूनी क़ुव्वतें हैं जिनके ताबे हैं ये। आपको शायद इस बात का इल्म होगा, जब क़याम पाकिस्तान के बाद तकरीबन कोई 10 से 12 साल का अरसा है कि जो न्यूट्रल्स की भाग दौड़ थी वो गैर मुल्कियों के पास ही थी और 2-3 इनके जो कमांडर थे वो गैर मुल्की ही थे और अब तो इनके वो अपने हैं, लेकिन अभी तक फैसले जो हैं वो ये यहाँ पे जिस्म नहीं होते, अपने हैं, जहन बैरूनी हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जी बिल्कुल यही बात है। तो आसिम, ये देखें, इसी इमरान ख़ान को लाने वाले, ग्राउंड बनाने वाले, उसी की तारीफ़ें करने वाले कि ये बहुत अच्छा हुक्मरान है, वो उसको ये जो इमरान ख़ान ने कहा था, इसमें कोई शक नहीं, इमरान ख़ान ने कहा था तब्दीली आई नहीं, आने वाली नहीं, तब्दीली आ चुकी है। मतलब उसको मुकम्मल ये यकीन दहानी करा दी गई थी आपकी हुकूमत लाई जा रही है। आसिम ख़ान, ये मुझे बताइए कि जब हुकूमतें ये न्यूट्रल्स बनाते हैं तो फिर ये इंतखाबात का ढोंग क्यों रचाया जाता है? उस पर अरबों रुपए जो खर्च किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं अगर हुकूमत उनकी मर्ज़ी से लाना होती है? जी, ये सारा जो ढोंग रचाया जाता है, अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन और ये सारी चीज़ें, ये तो दुनिया को भी तो उन्होंने दिखाना होता है जी कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और यहाँ पे ये देखें तमाम जमहूरियत के जो प्रोसेस हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और उनमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी जा रही, ताकि इनका वो अशर ना हो जो कि आमरीत वालों का जो मुल्क थे उनका होता है, और ये अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। आसिम, देखें, एक्चुअल देखें, मेरे ख़्याल में तो आमरीयत ही है कि जब हुकूमत ही उन्हीं की है, उनके मुताबिक फ़ैसले होते हैं, उनके अहकामात के, उनकी प्लानिंग के तहत हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, तो फिर आमरों की ही हुकूमत है ना आप पे। तो ये सारा इंतखाबात और ये सब चीज़ें ड्रामा होती हैं। जी, आप ये देखें कि जो इमरान ख़ान की हुकूमत थी उसमें आपने देखा कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी और आवाम जो है वो महंगाई की चक्की तले वो पिस रही थी। और यार, जब 150 रुपये, आसिम ख़ान, 150 रुपये पेट्रोल था तो उसमें जब 7 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये इजाफा होता था तो ये चीख पड़ते थे, कहते ये देखें अब आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये नून लीग वाले देखें, मुझे कोई मफाद मिलता है नून लीग से, ना मुझे कोई इमरान ख़ान की तहरीक इंसाफ से मफाद मिलता है।
हम पर छाए नहीं हैं खौफ के साए, हम जो महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। हम बात यह है कि अब एक नया काम हुआ है, अभी जो जलसा हुआ है ना आसिम खान परेड ग्राउंड में, तो मैं वहाँ से गुज़रा हूँ लेकिन मैं जलसे में गया नहीं। तो क्लिप चलाए गए हैं वहाँ मरियम नवाज़ के, शहबाज शरीफ के और हसन इकबाल उसके और बाकी जो है ना सियासतदानों के, कि जब थोड़ी सी कीमत बढ़ती थी तो ये शोर मचाते थे कि ज़्यादती कर रहे हैं वहाँ पे। तो क्या अब ये एक महीने में इन्होंने पूरा 100 रुपया इजाफा कर दिया, क्या अब महंगाई नहीं है? असल में आपको जो इसका तकाबला करना चाहिए महंगाई का, वो करना चाहिए जो नवाज़ शरीफ का दौर था और उसके बाद जो इमरान खान का दौर आया। अभी तो जो शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली है, तो ये तो मैं अपनी ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये बड़ा खूबसूरती के साथ और बड़ी महारत और प्लानिंग के साथ जो न्यूट्रल्स का अपना किया हुआ जो गंद है वो सारे का सारा वो शहबाज शरीफ के खाते में डाल दिया गया, नून लीग के खाते में डाल दिया गया है, ताकि ये लोगों की नज़रों में, आवाम की नज़रों में जब ये बोझ सारा महंगाई का इन पर पड़े और ये उसको सही तरीके से हैंडल ना कर सके सिचुएशन को, और उसके जो प्लस पॉइंट हैं वो इनके हक़ में जाएं। तो मुझे तो ये सारी इन्हीं की प्लानिंग लगती है, न्यूट्रल्स की ही। और अगर आपने इसका तकाबला करना है नवाज़ शरीफ के दौर के साथ, तो जो एक बड़ी ही स्टेबल किस्म की गवर्नमेंट उस वक्त चल रही थी, महंगाई आप ये देखें कि ये आलम था कि जो चीनी थी वो मिल रही थी उस वक्त 55 रुपये किलो, जो इमरान खान साहब के दौर में चली गई 130-140 रुपये किलो तक। जो घी मिल रहा था नवाज़ शरीफ साहब के दौर में, वो मिल रहा था तकरीबन, आपको पता है कि 120-130 रुपये किलो के करीब घी था। और अभी आप देखें जब इमरान खान साहब का दौर ख़त्म हुआ तो ये 350 रुपये किलो से भी ज़्यादा चला गया था। तो इसी तरीके से ये अभी दो चीज़ों की मैंने आपको मिसाल दी है, तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। जी मुझे थोड़ी सी बात मुकम्मल। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक बड़ी स्टेबल हुकूमत को ख़त्म किया गया, इन्हीं न्यूट्रल्स ने ही उसको ख़त्म किया, अपना बंदा लाकर ये जो इमरान खान था वो बिठा दिया। और अब जब इमरान खान 4 सालों के अंदर ये इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सके, वो सही तरीके से इसको एडमिनिस्टर नहीं कर सके, इस मुल्क को सही तरीके से नहीं चला सके, और महंगाई का लेवल इस हद तक ऊपर चला गया कि 300 से 400 गुना महंगाई जो है वो बढ़ गई। इसी असना में ये लेटरबाजी वाला मामला शुरू हो जाता है और इमरान खान की हुकूमत वो ख़ुद ही अपनी हुकूमत को ख़त्म कर देते हैं। शायद ये भी न्यूट्रल्स की ही कोई प्लानिंग होगी, और उसके बाद वो जितना भी मलबा है इस हुकूमत का, इमरान खान की हुकूमत का, वो नून लीग की हुकूमत पर वो डाल दिया जाता है। तो आसिम, आप गुफ्तगू कर रहे थे, महंगाई का मवाजना कर रहे थे नवाज़ शरीफ की दौरे हुकूमत का और इमरान खान का। अभी ये जो 2 महीनों में हशर हुआ है, जो 350 रुपये किलो घी था वो 600 से 700 रुपये किलो तक चला गया है, इस पर कोई तबसरा करें ना? नहीं, 600 रुपये किलो तो देखें, जो घी की कीमत थी उसमें तकरीबन उतना इजाफा नहीं हुआ जितना इमरान खान साहब के दौर में हुआ इजाफा जब नवाज़ शरीफ हुकूमत छोड़ कर गए थे। तो अभी मेरे ख़्याल में इमरान खान के 4 साल दौरे हुकूमत को और शहबाज शरीफ के 2 या 2.5 माह के दौरे हुकूमत को मवाजना करना और उसका तकाबल करना, तो मेरे ख़्याल में ये कोई मुनसफ़ाना बात नहीं होगी। हमें अगर वो देखना चाहिए तो नवाज़ शरीफ और इमरान खान के दौरे हुकूमत को देखना चाहिए, ना कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत को, कि जो उन्हें एक बिगड़ा हुआ मुल्क मिला, एक बिगड़ी हुई मईशत मिली, जिसको इमरान खान साहब छोड़ कर भाग गए। जैसे वो कहते हैं ना पंजाबी में कि अपने गले ला के तो दूसरे के गले पा देती। आसिम खान, अब हम इस तरफ आते हैं कि जब मैं वहाँ से गुज़रा परेड ग्राउंड के फैज़ाबाद तक मैं आया तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश बहुत था, बहुत स्लो ट्रैफिक चल रही थी। और उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि जो ट्रक जिनका दाखिला रात 11 बजे के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में होता है, वो उस वक्त उनकी लाइनें लगी हुई थी, और मेरे ख़्याल में उनको इसीलिए चलाया गया ताकि लोग बर वक्त वहाँ ना पहुँच सकें। इस बारे में क्या कहते हैं आप? जी, हो सकता है कि मे भी ऐसी कोई बात हुई हो, लेकिन आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब अब हुकूमत में नहीं हैं, वो अपोजिशन में हैं, और नून लीग और पीपल पार्टी और ये सारी जो उनकी मुखालिफ जमातें थीं वो इस वक्त हुकूमत में हैं, वो पावर में हैं। तो जो हुकूमत होती है वो अपोजिशन के लिए फिर ऐसे मसाइल पैदा करती है।
तो जो इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो उनके मुखालफिन के जब जलसे होते थे तो इस तरह की कार्रवाइयाँ उनके दौर में भी होती थी। तो ये मेरे ख़्याल में कोई गैर मामूली ऐसी वो बात नहीं है। तो मे भी कि ऐसा पॉसिबल हो किया हो, क्योंकि मुखालफिन हैं, सियासी हैं, तो एक दूसरे के लिए वो जलसे में रुकावट तो पैदा करेंगे। तो इसमें यह कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि ट्रक जो हैं वो 11 बजे से पहले दाखिल हो जाते, लेकिन ये पहली दफ़ा तकरीब मेरे ख़्याल में मैंने देखा है कि ये सूरत हाल पैदा हुई कि जो है ना वो ट्रक उनको छोड़ दिया गया और उनको कहा कि आप जाएं ताकि उनके और रास्ते में रुकावट बने। और वो रुकावट मैंने ख़ुद देखी, मैं उस खुद ट्रकों के पीछे और खुद मैं वहीं से गुज़र रहा था, तो मैंने ये सारी सूरत वहाँ पे देखी कि IMF से ये कर्जा हुकूमत क्यों लेती है। इस बारे में क्या कहते हैं आप? जी लाजिम बात है जी, अपनी मीशत को अगर इसमें सादा सा जवाब दिया जाए तो मीशत को सहारा देने के लिए ही IMF से आपको कर्ज़ा लेना पड़ता है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि जैसे आपका कोई छोटा सा कारोबार है, कोई दुकान है या कोई बिज़नेस है आपका, तो आप जब देखते हैं कि आपका बिज़नेस थोड़ा सा वो डाउन हो रहा है तो आप बैंक के पास चले जाते हैं। जैसे जो हमारे निजी बैंक हैं या जो सरकारी बैंक हैं, तो उनको आप एप्लीकेशन देते हैं जी कि आप हमें थोड़ा सा लोन दे दें ताकि हम अपने कारोबार में उसकी वो लगा सकें और उसमें जो थोड़ा बहुत मुनाफा होगा वो आपको हम देते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा आपका लोन वापस करते रहेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है जब IMF से आप कर्ज़ लेते हैं तो आप मुल्क की मैशत को चलाने के लिए, मुल्क का जो सारा निज़ाम होता है उसको चलाने के लिए आप करते हैं। तो जिस तरीके से एक आम बैंक की शराइत होती हैं तो फिर उनकी भी वो कुछ शराइत होती हैं और वो शराइत सख्त भी हो सकती हैं, वो शराइत नरम भी हो सकती हैं। फिर आपको हर सूरत में वो शराइत जो है वो मानना पड़ती है। आसिम खान, उन्होंने जो पैसे दिए होते हैं उन्होंने वही वापस लेना होते हैं ना, तो ये पेट्रोल, गैस, बिजली, इसको महंगा करना की शर्त वो क्यों लगाते हैं? जी शायद अंसारी साहब आपको याद होगा, मैं तो इमरान खान साहब का जलसा बाज़ दफ़ा जब टाइम मिलता था तो देखने के लिए भी जाता था, जब इन्होंने 126 दिन का धरना दिया था वहाँ पर जी। तो उस वक़्त तो इमरान खान साहब ये कहते थे जी कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा कशकोल लेकर और मैं नाजायज़ टैक्स भी नहीं लगाऊँगा। उन्होंने बिजली के बिल जो थे वो भी फाड़े थे और उनको आग भी लगाई थी और बहुत सारी ऐसी बातें वो कंटेनर पर खड़े होकर किया करते थे, जो सारी की सारी बातें उन्होंने वो ख़ुद फिर अपने दौरे हुकूमत में की। IMF के पास भी इमरान खान साहब गए और बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्स भी इमरान खान साहब ने लगाए और दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया थीं उनमें भी वो टैक्स लगाए गए। तो असल में इमरान खान साहब का पहले कोई ऐसा हुकूमत करने का तजर्बा नहीं था और उन्हें ये पता भी नहीं था कि जब आप वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो आपके पास कितने अख्तियारात होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। तो इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने समझा कि मैं कोई पावरफुल वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा और मेरे ही फ़ैसले चलेंगे। लेकिन जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो तब उनके इल्म में ये बात आई कि बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो किसी और जगह पर होते हैं, वो न्यूट्रल्स ही करते हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म होता है वो यहाँ पे डमी ही होता है। और यहाँ पे ये बात पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो वज़ीर-ए-आज़म न्यूट्रल्स की बात नहीं मानता या वो उनके साथ उसका इख्तलाफ होता है तो वो उसको हटा देते हैं, तो अपनी मर्ज़ी का या अपनी पसंद का बंदा वो ले आते हैं। तो इमरान खान तो 3-4 साल हुकूमत की और जो साबका हुकूमतें थी उन्होंने 5-5 साल भी मुकम्मल किए, लेकिन वो IMF से छुटकारा नहीं पा सके। तो आसिम, आपके ख़्याल में कोई इसकी सूरत है कि IMF से जो है ना कर्ज़ ना लेना पड़े और हमारी मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो जाए? जी बिल्कुल उसकी ऐसी सूरत है। आपको अपने मुल्क का जो माशी निज़ाम है, जो बजट है, उसमें इस्लाहात करनी पड़ेंगी। अपने जो अखराजात हैं उनको महदूद करना पड़ेगा। जो आपके कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि बजट का बहुत ज़्यादा हिस्सा ले जाते हैं और अब मेरे ख़्याल में हर तरफ जो है वो अमन व अमान है, तो उन्हें भी ये चाहिए कि वो अपने बजट का जो हिस्सा है उसको वो कम करें ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा बजट है वो आवाम की फ़लाह बहबूद पर और मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क की खुशहाली के लिए जो है वो इस्तेमाल हो। क्योंकि जब आपके मुल्क का जो बजट बनता है उसमें से बहुत कलील जो बजट है वो मुल्क की तरक्की के लिए रखा जाता है, आवाम की खुशहाली के लिए रखा जाता है, तो बाकी सारे का सारा बजट जो बड़े बड़े इदारे हैं वही समेट कर ले जाते हैं। तो इन हालात में जब उन इदारों के अखराजात आपने पूरे करने होते हैं तो आपकी इनकम इतनी ना हो और आपके अखराजात
आपकी इनकम से ज़्यादा हों, तो लाजिम बात है कि अगर आपके अखराजात 1 लाख हैं और आपकी इनकम 50,000 है, तो उन 1 लाख को पूरा करने के लिए आपको 50,000 कर्ज़ तो लेना पड़ेगा। जी ख़वातीन हज़रात, आपने मोहम्मद आसिम की गुफ्तगू सुनी। हम महंगाई के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत के रोने रोती रहती है, और फिर जो पिछली हुकूमत फिर आ जाती है वो उस हुकूमत के रोने रोती रहती है। अपनी कारकर्दगी जो सामने नज़र आनी चाहिए वो अभी तक कोई ख़ास नज़र नहीं आती, जिससे आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। आसिम, पिछले दिनों जो 25 ममालिक का इजलास बुलाया गया, जिसमें चाइना, रूस, उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था, उस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये अब हम क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, उसके असरात तो फिर वो बैरूनी दुनिया पर पड़ते हैं, तो लाज़िम बात है कि उसके असरात ऐसे होंगे, तो उन्होंने यही मुनासिब समझा होगा कि ना बुलाया जाए। आसिम, आज हमें आप ये बताइए कि महंगाई की वजूहात क्या क्या होती हैं? जी, इसमें सबसे पहली वजह तो ये हो सकती है जी कि जैसे पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और काफ़ी सारी यहाँ पे अजनास पैदा होती हैं, जैसे चीनी है, आटा है, दालें हैं, फल फ्रूट हैं। तो इसमें एक फैक्टर तो ये भी है कि जो हमारी एक्सपोर्ट है, अगर वो जो मिल मालकान हैं वो पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करने से पहले ही अपना सारा का सारा जो सामान है, जो चीनी है, जो आटा है, जो दालें हैं या जो फल फ्रूट हैं, उनको डॉलरों के लालच में बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, और पाकिस्तान में इतनी ज़रूरियात वो पूरा करने के लिए उनके पास माल नहीं बचता। और जब उसको डिवाइड किया जाता है पूरे पाकिस्तान में उन अजनास को, तो वो उतनी मिकदार नहीं होती, तो उसके बाद फिर वो महंगाई जो है वो जन्म लेती है। तो हमें सबसे पहले जो ये करना चाहिए कि आप तब जो अजनास हैं उनको एक्सपोर्ट करें। जैसे चीनी है, तो चीनी को आप तब बैरून मुल्क आप एक्सपोर्ट करें जब आपके मुल्क की अपनी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। और उसमें एक और फैक्टर भी है कि कुछ जो बड़े इदारे हैं वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो टनों के हिसाब से कई सौ टन जो अजनास होती हैं वो डायरेक्ट मिलों से ही उठाकर वो ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना निज़ाम चलाना है। तो बाकी फिर जो माल बचता है वो आवाम के लिए उसमें वो किल्लत होती है। 22 करोड़ क्योंकि आवाम है, तो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो अजनास नाकाफ़ी होती हैं। तो फिर वो ये होता है कि जो मालकान होते हैं, जो बड़े बड़े जो ब्रोकर्स होते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं और अपनी मर्ज़ी की जो है वो कीमतें उनका तयन करते हैं। आसिम, देखने में ये आया है कि जो फल फ्रूट एक्सपोर्ट किया जाता है या बाकी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं और वो आला किस्म की जाती हैं, बाकी जो थर्ड क्लास माल होता है वो हमारे जहाँ पैदा होता है, जो लोग पैदा करते हैं उनके लिए बिल्कुल थर्ड क्लास माल जो रखा जाता है, और चुन चुन के आला किस्म का माल वो एक्सपोर्ट किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है कि सबसे पहले तो इसकी जो जैसे आम है या किन्नू है, तो इनकी ग्रेडिंग की जाती है और सबसे पहले तो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो पाकिस्तान के अंदर जो लोकल फैक्ट्रियां हैं, जैसे जूस बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं या जैम और मार्मलेड बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, वो उठा कर ले जाती हैं। फिर जो थर्ड क्लास जो फ्रूट है वो बच जाता है, जो वो मंडियों में भेज देते हैं आवाम के खाने के लिए। गुज़िश्ता कई दहाइयों से अंसारी साहब आप देख रहे हैं कि जो हमारे बचपन में या जो हमारी जवानी में जो फल फ्रूट मार्केट में अवेलेबल होता था, आजकल आपको वो फ्रूट नज़र नहीं आता। तो आप जब जिस दुकान पर भी आप जाएं, आपको फ्रूट जो है वो मतलब ये समझें कि एक छांटी किया हुआ जैसे फ्रूट होता है वो आपको नज़र आता है। आसिम, एक और चीज़ मैंने देखी कि अमरूद जो ज़्यादा पक जाता है, ज़ाहिर है उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाता है। इसी तरह बाकी फ्रूट हैं और उनको भी बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है, उनको भी फैक्ट्रियाँ ख़रीदती हैं, क्योंकि जो ज़्यादा पका होता है उसमें मिठास उसमें ज़्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं उस चीज़ का? जी बिल्कुल, ये ले जाते हैं क्योंकि फैक्ट्री में तो उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर दीगर केमिकल भी उसमें वो शामिल किए जाते हैं। तो उसमें वो ख़राब हो या गला सड़ा हो तो वो तो उसमें बॉयलर में जब जाएगा तो उसको वो उसमें पका देते हैं और उसमें वो जो सारा उसका मामला बनता है वो आपके सामने ही है कि फैक्ट्रियों में किस तरीके से कुछ जूस या जो प्रोडक्ट वो तैयार होती है। तो बाकी जो बचता है फ्रूट मार्केट के अंदर, तो वो तो एक थर्ड क्लास ही होती है जो आवाम को मोस्टली ऐसा ही होता है। बिल्कुल।
इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मेहमान मोहम्मद आसिम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।